हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं DL थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी दोस्तों, आपका जो कंप्यूटर पेपर है दोस्तों है 25 नंबर का होता है। और दोस्तों, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण थे हमने देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले वर्षों में पूछे गए पेपरों से जो है प्रश्न उठाए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको देखते हैं, जो कि 1 नंबर में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सूचना क्या है। कि सूचना क्या है, तो दोस्तों इसमें देखिए सूचना का तात्पर्य उस बहुआयामी जानकारी से है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूचना क्या है, तो सूचना के बारे में दोस्तों आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सूचना का तात्पर्य उस बहुआयामी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सूचना का तात्पर्य है। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि संचार क्या है, तो दोस्तों संचार से आपको बताना है कि संचार का अर्थ मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से है। क्या दोस्तों, कि मानवीय तथ्यों एवं विचारों के पारस्परिक विनिमय से है, न कि टेलीफोन, तार, टेलीविज़न, रेडियो एवं तकनीकी साधनों से। यानी दोस्तों, संचार होता है मानवीय तथा विचारों के जो पारस्परिक विनिमय यानी जो आदान प्रदान होता है, उसी को हम संचार कहते हैं। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। तो दोस्तों देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से बहुत अधिक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में। उत्तर है देखिए कि आज के प्रतिस्पर्धी युग में स्वयं के भावों, संदेशों, सूचनाओं तथा विचारों को अतिशीघ्र दूसरों तक प्रेषित करने की प्रक्रिया सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है। आप जो भी आप अपने हाथों से दैनिक जीवन में कर रहे हैं दोस्तों, उसी को आपको लिखना है सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो आप समय के भाव होते हैं, संदेश होते हैं, सूचनाएं होती हैं, विचार होते हैं, जब आपको एक दूसरे को भेजना होता है तो जल्दी से जल्दी आप कैसे भेजते हैं, और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसका उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना को परिभाषित कीजिए। यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सूचना यानी इन्फॉर्मेशन आप बताइए, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि सूचना से अभिप्राय उन आंकड़ों से है या उन तथ्यों से है जिन्हें किसी निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम में लाया जा सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों सूचना कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सूचना चाहिए, किसी आंकड़ों के बारे में सूचना चाहिए, तो दोस्तों कहीं भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आप उस सूचना का जो है प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना का कोई एक गुण बताइए। तो संक्षिप्तता। देखिए यहाँ पे देखिए संक्षिप्तता सूचना का एक महत्वपूर्ण गुण है। कोई भी सूचना विस्तारित ना होकर अनिवार्य रूप से संक्षिप्त ही होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है कि संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपको बताना है संचार। तो देखिए संचार क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों संचार आप कह सकते हैं कि जो आप एक दूसरे के जो सूचनाएं एक दूसरे को जो पारस्परिक विनिमय होता है, उसी को दोस्तों आप संचार के रूप में देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि संचार की प्रमुख बाधाएं बताइए, यानी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए भौतिक बाधाएं हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक बाधाएं हो सकती हैं, और भाषा संबंधी बाधाएं और संगठनात्मक बाधाएं हो सकती हैं। अब देखिए विद्यालय प्रबंध में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। यानी दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग आप जो है विद्यालय में प्रबंध में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए लक्ष्य प्राप्ति हेतु नियंत्रण की आवश्यकता सुनिश्चित करना, यानी कि दोस्तों आप जो है इसका प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति हेतु उसमें करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। तो देखिए संचार का अर्थ आप समझ चुके हैं। अब देखिए प्रौद्योगिकी क्या है। तो देखिए तकनीकी का यानी प्रौद्योगिकी या तकनीकी का तात्पर्य किसी भी ऐसे प्रयोगात्मक कार्य से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन उपयोगी हैं। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो इंटरनेट है आपका, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो और विभिन्न उपग्रह, इनका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में आप संचार प्रौद्योगिकी से करते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता संबंधी किन्हीं 2 क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। जिसमें देखिए कि शैक्षिक नीति निर्धारण करने में आप संचार और सूचना का प्रयोग करते हैं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, और शैक्षिक सूचना संवहन में भी इसका प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए कंप्यूटर के विषय में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी विधि है या ऐसा साधन है जो आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें अर्थपूर्ण बनाता है। यानी दोस्तों आप जो भी आंकड़े देंगे कंप्यूटर को, कि आप किसी भी प्रकार की जो
किसी भी प्रकार के उसको आंकड़े देंगे दोस्तों तो वह आपको उसका निष्कर्ष पहुंचाएगा और बिल्कुल विधिवत एवं शुद्धता के साथ, विश्वास के साथ आपको सही अर्थपूर्ण उत्तर देगा। इस प्रकार से दोस्तों आप कंप्यूटर कह सकते हैं। यहाँ पर एक जो है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो कि हमें हमारे जो समस्याएं होती हैं, प्रश्न होते हैं, उनका जो हल निकालने हेतु हम उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति हेतु लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो कंप्यूटर्स नाम से जो है लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी 1 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में, तो दोस्तों इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना होता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न ऐसा है कि प्रौद्योगिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। तो दोस्तों टेक्निकॉस जो है प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। कंप्यूटर की लैटिन भाषा से, परंतु प्रौद्योगिकी की ग्रीक भाषा की टेक्निकॉस से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो दोस्तों विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। देखिए है 2020 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगर बात की जाए तो यह प्रश्न पूछा गया था 2020 में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो है अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व में इंटरनेट की शुरुआत, तो दोस्तों आप बताएंगे कि 1969 में जो है इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, यह प्रश्न पूछा गया कि देखिए टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह, उपसंचार, केबल नेटवर्क, यह जो है आप इंटरनेट के मुख्य भाग लिख सकते हैं। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए ईमेल, इंटरनेट रिले चैट और टेलनेट, यह जो है इंटरनेट की सेवाएं हैं। यह प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता बताइए। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरनेट की विशेषता पूछी जाती है तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था को सरल व सरस या उपयोगी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से आप जो है इंटरनेट के बारे में कह सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट का एक कार्य बताइए। तो दोस्तों इंटरनेट का एक आप तो अनेकों कार्य बता सकते हैं, क्योंकि आप इंटरनेट का प्रयोग दैनिक जीवन में भी करते हैं कि विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियों को उपयोगकर्ताओं की खोज व त्वरित प्राप्त कराना इंटरनेट का भी कार्य है। ईमेल क्या है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेल से आशय डाक मेल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना, यानी दोस्तों जो कि डाक मेल द्वारा, यानी जो डाकिया हुआ करते थे, पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा उन्हीं का कार्य करना ही ईमेल कहलाता है। दोस्तों आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि FTP का पूरा नाम बताइए, तो दोस्तों FTP का आप क्या बताएंगे कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। इंटरनेट रिले चैट क्या होती है, तो देखिए इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है, यानी बात कर सकता है। यह दोस्तों रिले चैट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं 2 वेबसाइटों के नाम बताइए। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार की वेबसाइट बनती है कि www.abr.ac.in, www.ncrt.com.in, इस प्रकार से जो है इसकी वेबसाइट बनती है। दोस्तों आपसे पूछा जाए विकिपीडिया क्या है, तो इसके बारे में आप अच्छे से इसमें लिख सकते हैं कि देखिए कि यह शिक्षा जगत से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। विकिपीडिया की सहायता से वेब पृष्ठों को किसी भी प्रविष्ट जानकारी से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुक्त शैक्षिक डिजिटल संसाधनों का नाम उल्लेख कीजिए। तो देखिए ई बुक्स, वेब पोर्टल्स जो है मुक्त शैक्षिक डिजिटल के साधन है। ई बुक्स क्या है, तो वह पुस्तकें जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित होती हैं तथा पुस्तक प्राप्ति की वेबसाइटों पर हर समय उपलब्ध होती हैं, वह ई बुक्स कहलाती हैं। देखिए दोस्तों आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर में कि वेब पोर्टल क्या है। तो दोस्तों आप बताएंगे कि वेब पोर्टल एक प्रकार के संबद्ध पेज है जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट के वेब पोर्टल पर जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी मिल जाती है, जिन्हें हम वेब पोर्टल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषय विशेषज्ञों के साथ संचार प्रक्रिया में छात्रों या उपयोगकर्ता द्वारा किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आप रिले चैट का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए CD क्या है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि यह एक प्लास्टिक की निर्मित एक छोटी सी गोल डिस्क होती है जिस पर एल्यूमिनियम जैसी उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत चढ़ी होती है, जिसको हम CD कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि DVD का पूरा नाम क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इसमें आप कहेंगे कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, आराम से आप कह सकते हैं। CD तथा DVD किस प्रकार की कार्य करती हैं। तो देखिए
अगर बात की जाए सीडी की और डीवीडी, दोनों ही टेक्नोलॉजी डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए उच्च क्षमता के और जो है ऑप्टिक मीडिया का प्रयोग करती हैं और डेटा को डिकोड करने के लिए जो है लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों दोनों का प्रयोग आप लिख सकते हैं। यूट्यूब क्या है तो दोस्तों यूट्यूब से आप भली भांति परिचित होंगे और दोस्तों अभी भी आप यूज कर रहे हैं यूट्यूब को, तो इसमें आप बताने के लिए कुछ है नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा वीडियो वेबसाइट है जिस पर कोई भी उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों तथा मनोरंजन जैसे कि मनोरंजन, संगीत, समाचार, शैक्षिक माध्यम, अधिगम सामग्री से संबंधित प्राचीन एवं वर्तमान तिथि विशेष को देख सकता है तथा डाउनलोड भी कर सकता है। और दोस्तों आप दैनिक जीवन में यानी कि पल पल हर रोज इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए डिजिटल श्यामपट्ट क्या है तो दोस्तों डिजिटल श्यामपट्ट भी आप जानते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा आप जैसे कि इस चैनल पर नहीं पर अदर चैनल पर आपने देखा होगा दोस्तों, वह जो बोर्ड होता है जिस पर जो है वह पेन यूज करते हैं दोस्तों, वहाँ पे इस प्रकार से जो है लिखते हैं, उन्हीं को दोस्तों जो बोर्ड होता है उसी को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या कि डिजिटल श्यामपट्ट कहा जाता है। यानी कि दोस्तों डिजिटल श्यामपट्ट से हमारा अभिप्राय ऐसी पर्दे या स्क्रीन से होता है जिससे कि दीवार पर टांगने के पश्चात उस पर वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से शैक्षिक सामग्री को दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों आप भली भांति परिचित होंगे, आप समझ गए होंगे। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस यंत्र का निर्माण उत्तल तथा अवतल लेंस के सहयोग से बनाया जाता है। इसमें स्लाइड को एक प्रक्षेपी बल्ब जिसमें हेलोजन गैस भरी होती है जो दूधिया प्रकाश देती है, क्रमशः लगाई गई स्लाइडों को स्वतः एक एक करके किसी रिमोट कंट्रोल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रोजेक्टर को बिजली की सहायता से चलाया जाता है। नेक्स्ट है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं तो देखिए कैबिनेट, प्रोजेक्शन लेंस, ठंडा करने की व्यवस्था, फॉक्स व्यवस्था और एपिडायस्कोप, यह जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर के भाग होते हैं। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए दोस्तों प्रश्न है कि शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना शैक्षिक दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों द्वारा नवीन विचार ग्रहण करते हैं दोस्तों, यह जो है शैक्षिक दूरदर्शन है। अगर बात की जाए MOOC क्या है तो देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विस्तृत खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं उन्हीं को दोस्तों हम MOOC कहते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञान दर्शन चैनल क्या है? तो ज्ञान दर्शन चैनल दूरदर्शन का शैक्षिक चैनल है जिसके कार्यक्रमों का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रसार भारती भारत सरकार इग्नू तथा शैक्षिक संस्थाओं के द्वारा प्रयोग यानी कि प्रयास किया जाता है, संयुक्त प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ज्ञान दर्शन देखा। अब देखिए शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य क्या है तो देखिए परिवार में अनुदेशन, विद्यालय अनुदेशन और सामाजिक सुधार आदि शैक्षिक दूरदर्शन के कार्य है। शैक्षिक दूरदर्शन की उपयोगिता बताइए तो किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े समुदायों तथा तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन होता है जिसे हम शैक्षिक दूरदर्शन कहते हैं। यानी दोस्तों आप शैक्षिक दूरदर्शन के बारे में बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि देखिए किसी भी कार्यक्रम तथा दृश्य को जनसंख्या के बड़े बड़े समुदायों तक पहुंचाने का यह सबसे सुलभ साधन है। ये दोस्तों आप लिख सकते हैं कि जो कार्यक्रम होते हैं दृश्य जनसंख्या के जो बड़े बड़े हर एक तक पहुंचाना शैक्षिक दूरदर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। ऑनलाइन परीक्षा संबंधी एक वेबसाइट का नाम बताइए तो देखिए आप देख सकते हैं कि meritnation.com होता है, यह ऑनलाइन परीक्षा संबंधी वेबसाइट का नाम है। देखिए ई ट्यूशन क्या होती है तो जब किसी छात्र द्वारा किसी विषय विशेषज्ञ से ईमेल या फेसबुक किसी अन्य साइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है दोस्तों, यह प्रक्रिया ई ट्यूशन कहलाएगी। यानी देखिए रोजगार संबंधी वेब पोर्टल क्या है, कौन कौन से हैं तो देखिए freshersworld.com, naukri.com और monster.com आदि जो है रोजगार संबंधी वेब पोर्टल होते हैं। नेक्स्ट है दूरदर्शन का एक गुण लिखिए तो इसके द्वारा प्रशिक्षित तथा विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी निराकरण संभव है। यानी दोस्तों दूरदर्शन का गुण होता है कि प्रशिक्षित विशेषज्ञ गुणी अध्यापकों की कमी का निराकरण कर देता है, यानी कि अभाव महसूस नहीं होने देता। दूरदर्शन का एक दोष भी बताइए तो दोस्तों इसमें यह है कि इसमें छात्रों को अपने विचारों को श्रृंखलाबद्ध करने का अवसर नहीं दिया जाता है। यानी दोस्तों आप दूरदर्शन से यह समझ सकते हैं यदि आपको कुछ करना यानी कि कुछ आप कहना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या जो भी है तो उसमें आप दोस्तों यह नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए तो
MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट कुछ ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम है। यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। इस वर्ष आ सकता है यह प्रश्न कि ऑफिस कार्य संबंधी सॉफ्टवेयरों के नाम बताइए, तो आप लिखेंगे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है। इसमें दोस्तों सभी देखिए अगले पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न है कि प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर एक इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल युक्ति है जो बाहरी कोड आंकड़े प्राप्त करती है तथा इसको कागज पर छाप देती है और उसको किसी भी माध्यम जो है अपने माध्यम से हमें प्राप्त कराती है। नेक्स्ट है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं इसमें कि इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट है कि ROM का पूरा नाम बताइए। तो रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। RAM यानी रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों यह दो प्रश्न हैं, इनको आप भली इसको अच्छे से ध्यान रखिए इन प्रश्नों को, क्योंकि यह पूछे जाते हैं बहुत अधिक आपकी परीक्षा में कि रोम का फुल फॉर्म बताइए और रैंडम का फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों रोम आप बताएंगे रीड ओनली मेमोरी और रैम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्मृति क्या है, यानी दोस्तों स्मृति क्या बताएंगे, मेमोरी क्या है। तो इसमें बताएं कि कंप्यूटर में किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम का संचित संचित कार्य के लिए प्रयोग किया जाने वाली युक्ति स्मृति कहलाती है। यानी दोस्तों जो भी हम परिणाम डाटाबेस होता है जो उसमें संचित करके रखते हैं उसी को हम मेमोरी कहते हैं, स्मृति कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो दोस्तों आप इसमें कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। सिंपल आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर, देखिए अगला है कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के हैं। दोस्तों आप देखिए LAN लैन कह सकते हैं, WAN और MAN। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क और जो है वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें समझ सकते हैं। देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न, संचार किसे कहते हैं। तो संचार से तात्पर्य अपने विचारों को विभिन्न माध्यमों जैसे पत्र, टेलीफोन आदि के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना संचार कहलाता है। देखिए पूछा गया है प्रश्न, प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों। तो आप बताएंगे प्रोटोकॉल नियमों या निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। सर्वर क्या है दोस्तों, पूछा गया है देखिए प्रश्न 2016 में। तो सर्वर सेवक क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जो कि सेवकों को जुड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य सर्वर करते हैं। नेट देखिए फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या है। तो फुल ड्यूप्लेक्स से तात्पर्य सूचना के एक ही समय पर प्राप्तकर्ता व प्रदानकर्ता से वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान करने से होती है। नेक्स्ट है कि सर्च इंजन क्या है। देखिए दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न 2020 में, 2016 में, 2018 में, 2000 हर वर्ष पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, आप इसमें लिख सकते हैं कि सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोज कर डाटा प्रदान करता है। यानी कि जो वांछित जो सामग्री होती है, जो 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 वो यूजर होता है, यूजर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार विश्वसनीय सर्च इंजन के द्वारा जो हमें सामग्री चाहिए होती है वह हमें प्राप्त अर्थपूर्ण सामग्री प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं सर्च इंजन के बारे में। जरूरी नहीं कि यही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सर्च इंजन का मतलब होता है जैसे कि दोस्तों आमतौर की भाषा पे हम लोग जो है गूगल का प्रयोग करते हैं, जो है याहू का प्रयोग भी दोस्तों का जो है किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप जो है बिंग का प्रयोग करते हैं। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं जो गूगल पे हम लोग करते हैं, क्रोम पर लिखते हैं यानी सर्च करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों जो अर्थपूर्ण एवं जो सही जानकारी होती है वह हमारे समक्ष प्रस्तुत की जाती है, उसी का कार्य होता है सर्च इंजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉडेम क्या है। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं कि मॉड्यूलेटर, देखिए डीमोड्यूलेटर यानी कि का संक्षिप्त रूप होता है मॉडेम। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप भेजती है, और जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे ही हम मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करते हैं। यह किसी संचरण के माध्यम से और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेटवे से क्या तात्पर्य है। तो देखिए यह एक संचार नेटवर्क में गेटवे पर नेटवर्क मोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है के साथ इंटरफेसिंग के लिए सुसज्जित होती है, जिसको हम गेटवे कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हर बार पूछा जाता है कि URL का पूरा नाम बताइए। तो दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका पूरा नाम है। WLL का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों वायरलेस एक्सेस लोकल लूप इसका पूरा नाम होता है। ध्यान रखिए इनको, यह प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों
1 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें विकल्प नहीं होते हैं कि आप निशान लगा दें। इसमें दोस्तों आपको खुद लिखना होता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है WLL, तो इसका लिखने होगा कि वायरलेस एक्सेस लोकल लूप। नेक्स्ट है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन होते हैं। दोस्तों देखिए, उपग्रह, कंप्यूटर, वीडियो डेस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और टेलीटेक्सर, मोबाइल टेलीफोन, ईमेल इत्यादि जो होते हैं, सभी कुछ जो है सूचना संचार प्रौद्योगिकी के साधन होते हैं। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी से क्या तात्पर्य है, 2018 में पूछा गया है। इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी तकनीकी अर्थ होता है कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां होती हैं। मैकग्रेथ के अनुसार होता है कि शिक्षण तथा अनुदेशन में अवयव में प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकें अत्यधिक प्रभावशाली हो सकें, जिसको हम प्रौद्योगिकी के माध्यम से संभव हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के अंग बताइए। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कंप्यूटर के अंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे कि कंप्यूटर डाटा, फिर लिखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यह तीनों को लिखना है। फिर लिखना है कंप्यूटर के व्यक्ति यानी जो यूज करता होता है, और गाइडलाइंस एवं विधियां होती हैं, यह आप लिख सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। और दोस्तों कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे CPU लिख सकते हैं, प्रिंटर लिख सकते हैं, और जी जो भी जैसे कि माउस लिख सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके जो अंग हैं आप खुद जो यूज करते हैं दैनिक जीवन में, आप वह लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखें। तो दोस्तों बहुत सारे होते हैं, आप लिख सकते हैं। तो सर्च इंजन क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, फिर से देख लीजिए सर्च इंजन का जो विस्तृत रूप है। तो सर्च इंजन के बारे में हम लिख सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं जो कि किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना को ढूंढ निकालते हैं। ये इंजन प्राप्त परिणामों को प्रायः एक सूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वांछित सूचना की प्रकृति और उसकी स्थिति का पता चलता है। प्रमुख सर्च इंजन गूगल, याहू, बिंग आदि होते हैं। नेक्स्ट है कि शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो दोस्तों इसमें आप लिख सकते हैं कि शैक्षिक रेडियो क्या कहलाता है कि शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में प्रयोग तैयार कर शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्य को एकत्रित करके उसका अध्ययन करना होता है। इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों एवं सूची, दैनिक समय सारणी तथा आदि सम्मिलित होती है। रेडियो प्रसारण सुनने के लिए अनुवर्ती कार्य भी होना चाहिए। यानी दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि रेडियो, इसमें लिखा है कि शैक्षिक रेडियो, तो आप शैक्षिक रेडियो से क्या मतलब होता है भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को देखिए हर बार पूछा जाता है कि टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं। यह 2020 में पूछा गया, 18 में पूछा गया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग 3 प्रकार की होते हैं। दृश्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जो दिखता है, फिर श्रव्य यानी सुनने वाली, और कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। 3 प्रकार के आप लिख सकते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार के नाम लिखिए, यानी ऑडियो, टेलीफोन, और होता है फोन कॉन्फ्रेंसिंग आदि। इस प्रकार से दोस्तों देखिए 2020 में 18 में पूछा गया है। स्मार्ट कक्षा से आप क्या समझते हैं, 2018 में वो 20 में पूछा गया प्रश्न है। स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज़्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है। देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर्स, टीचर के साथ चौक की जगह स्लाइड और डिवाइस, और बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल की जगह रिमोट कंट्रोल आ गए हैं। इस प्रकार से दोस्तों इन सभी का प्रयोग किया जाना ही स्मार्ट क्लास कहलाता है। देखिए आखिरी और अंतिम प्रश्न है कि वेब पेज से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह का पन्ना या दस्तावेज होता है, जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पन्नों में वेब कड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उसी वेबसाइटों के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइटों में भी लाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल में इन सब वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपके जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे हमने देख लिए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुका हूं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि जो है DLED के सभी सब्जेक्ट, सभी सेमेस्टर की जो है स्टडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप चैनल पर जुड़िए और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।